Hello to all, I am Seher from MK Preparations, and today the topic of our discussion is सेल साइकिल। इसमें हम सेल डिवीजन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने कंटेंट स्टडी कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन है, देन सेल साइकिल क्या है, डेफिनेशन क्या है, 3 साइकिल्स उसमें कौन से हैं वो देखेंगे। फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या हैं, इंटरफेज़ एंड एम फेज़। इंटरफेज़ फर्दर डिवाइड की गई है 3 फेजेस में, G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़। एम फेज़ में हम माइटोसिस या मियोसिस का प्रोसेस देखेंगे। मेजर 2 फेजेस कौन सी हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइड की गई है प्रोफेज़ में, मेटाफेज़ में, एनाफेज़ में, टीलोफेज़ में। इसके बाद हम चेक पॉइंट्स देखेंगे जो कि एक सेल के अंदर मौजूद होते हैं, और लेंथ ऑफ अबव ऑल फेजेस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिप्रोडक्शन देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ऑन टाइप इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक ऑर्गेनिज्म की काबिलियत कि वो अपनी तरह के न्यू ऑर्गेनिजम्स या न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सके, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन लाइफ का मोस्ट बेसिक करेक्टरिस्टिक है। अगर एक ऑर्गेनिज़म या एक स्पीशी रिप्रोड्यूस नहीं करेगी तो वो नेक्स्ट उसका नंबर डिक्लाइन हो जाएगा, लो हो जाएगा इन द पॉपुलेशन। रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे हो सकती है। इन सेल हो सकती है या सेल के पार्ट्स में हो सकती है। जैसे क्रोमोसोम्स डिवाइड करते हैं और वो अपनी तरह के न्यू क्रोमोसोम्स बनाते हैं, देन अ सेल डिवाइड करेगा और वो अपनी तरह के न्यू सेल्स बनाएगा, और इसी तरह से इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपनी ही तरह के न्यू ऑफस्प्रिंग्स। अगर हम सेल की हिस्ट्री को थोड़ा सा डिस्कस करें तो सेल पे डिटेल में स्टडी तब होनी शुरू हुई जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ, जब टेक्नोलॉजी जो है एडवांस हुई। उसमें साइंटिस्ट्स ने वर्क किया और सेल पे उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको कहा जाता है सेल थ्योरी। और उसका एक पॉइंट ये भी था जो कि रुडोल्फ विर्चू ने दिया था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, के सारे सेल्स ओरिजिनेट करते हैं पहले से मौजूद सेल्स से। जैसे कि डायग्राम में भी शो किया गया है कि एक सेल है, उसने सेल डिवीजन की और उससे 2 सेल्स प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, यही प्रोसेस है सेल डिवीजन का। उसके बाद लिखा है कि अ सेल बोर्न आफ्टर अ डिवीजन। जब डिवीजन होती है सेल के अंदर तो न्यू सेल्स बॉर्न होते हैं, फिर उसके अंदर प्रोसीड क्या करता है, ग्रोथ होती है, उसमें मैक्रोमोलिकुलर सिंथेसिस होती है, और एक वो साइज़ तक जो स्पीशी के लिए डिटर्मिन किया गया होता है वहाँ तक पहुँचता है, और फिर से वो सेल जो न्यू प्रोड्यूस हुआ था वो डिवाइड करता है। ये सारे प्रोसेसेस से एक लाइफ हिस्ट्री फॉर्म होती है। लाइफ हिस्ट्री किस तरह से फॉर्म होती है, जब सेल के अंदर सर्टेन चेंजेस आएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो ट्रेट्स ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट होती जाएंगी। सेल के अंदर हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल में सेल डिवीजन में जब कोई चेंज आता है तो इसे एवोल्यूशन होती है, और एवोल्यूशन से ट्रेट्स में और करेक्टरिस्टिक्स में ऑर्गेनिज्म की चेंज आता है। इसके बाद हम सेल साइकिल की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम अ सेल इज़ प्रोड्यूस until it completes its mitosis and produce new cells। वो दुरानिया जब एक सेल प्रोड्यूस होता है और वो तब से लेकर जब तक माइटोसिस यानी डिवीजन करता है तब तक होने वाले उसमें सारे इवेंट्स को हम शामिल करते हैं सेल साइकिल के अंदर। जिस तरह से ऊपर डायग्राम में भी दिखाया गया है कि G1 से एक सेल प्रोड्यूस हुआ, उसने ग्रोथ की, एस फेज़ में डीएनए सिंथेसिस हुई, ये सारे इवेंट्स अकर हो रहे हैं। देन G2 फेज़ में ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस होती है, देन माइटोसिस में सेल डिवीजन होती है। ये सारे प्रोसेसेस, ये सारे इवेंट्स एक सेल के प्रोड्यूस होने से लेकर जब तक वो माइटोसिस या डिवीजन नहीं कर लेता और न्यू सेल नहीं प्रोड्यूस करता, ठीक है, तो वो सारे प्रोसेसेस हम किस में इंक्लूड करते हैं, सेल साइकिल में।
द एंटायर सीक्वेंसेज ऑफ इवेंट्स हैपनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ वन न्यूक्लियर डिवीजन, जब एक न्यूक्लियर डिवीजन होगी तब से लेकर जब दूसरी न्यूक्लियर डिवीजन तक जो प्रोसेसेस होंगे, मतलब माइटोसिस से लेकर सेकेंड माइटोसिस जब होगी तब तक के सारे प्रोसेसेस हम सेल साइकिल के अंदर डिफाइन करते हैं। और इन सारे सीक्वेंसेस में कौन कौन सी चेंजेस आ रही होती हैं सेल के अंदर, जैसे हमने पहले कहा कि जीवन में ग्रोथ हो रही है तो यहाँ पे पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है, देन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होती है, देन इट इज़ फॉलोड बाय द सेल डिवीजन, और एंड पे हमारे पास सेल डिवीजन होती है। ये 3 साइकिल्स हैं इसके बाद जो कि कुछ बुक्स के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। क्रोमोसोम साइकिल, साइटोप्लाज्मिक साइकिल, सेंट्रोसोम साइकिल, ये मेजर साइकिल्स हैं जो एक सेल साइकिल के अंदर होते हैं। क्रोमोसोम साइकिल, क्रोमोसोम रिलेट करता है डीएनए से, इसमें डीएनए की सिंथेसिस या रेप्लिकेशन कह लें, और उसके बाद जो उसमें माइटोसिस होगी या डिवीजन होगी, न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस हम स्टडी करेंगे, वो सारा कुछ क्रोमोसोमल साइकिल में आएगा। देन साइटोप्लाज्मिक साइकिल, सेल की ग्रोथ, और इसके बाद जो साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन, वो सारे प्रोसेसेस साइटोप्लाज्मिक साइकिल में आते हैं। एंड थर्ड कंपोनेंट जो है वो सेंट्रोसोम साइकिल बनाता है। सेंट्रोसोम क्या है, हम एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियूल्स होते हैं और उन्हें कलेक्टिवली कहते हैं सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम्स जो हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं सेल डिवीजन के अंदर, क्योंकि इन्होंने स्पिंडल फॉर्मेशन करनी होगी, और अगर स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगी तो माइटोसिस या मियोसिस इज़ नॉट पॉसिबल टू अकर। इसीलिए ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं वो मेजर पोर्शन बनाते हैं सेल साइकिल का। देन फर्दर फेजेस ऑफ सेल साइकिल, अब हम फेजेस पे अपना फोकस रखेंगे। फेजेस क्या हैं, होवर्ड एंड बेल्क हैव डिवाइडेड सेल साइकिल इनटू 4 फेजेस और स्टेजेस, G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज। जैसे कि डायग्राम में भी शो किया गया है कि सेल साइकिल मेजर 2 फेजेस हैं, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। इंटरफेज G1, S एंड G2 फेज में डिवाइड की गई है। माइटोटिक फेज साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है फर्दर 4 स्टेप्स में डिवाइड की गई है, दैट इज़ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करें इंटरफेज़ और एम फेज़ को, तो इंटरफेज़ नॉन अपेरेंट डिवीजन का फेज़ है ये। इसमें कोई डिवीजन नहीं हो रही होती, इसमें सिर्फ सेल जो है वो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होती है, क्योंकि वो अपने आप को सेल प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। और ऐसे ही 90% एक्टिविटीज़ जो हैं सेल साइकिल की, वो इंटरफेज़ के अंदर अकर हो रही होती हैं। माइटोटिक फेज़ की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअल डिवीजन पीरियड है। माइटोटिक फेज़ के अंदर एक्चुअल डिवीजन होती है सेल की, इसका मतलब है कि यहाँ से वो आगे 2 में डिवाइड होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल नंबर होगी, एक सेल से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, ठीक है। इस तरह से ये सो ऑन चलता रहता है प्रोसेस। नेक्स्ट इंटरफेस को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो इंटरफेस हमने जैसे पहले पढ़ा कि ये नॉन अपेरेंट पीरियड है डिवीजन का, इसमें डिवीजन नहीं हो रही होती, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। इसमें आगे फर्दर फेजेस हैं, G1 फेज़, G2 फेज़ एंड S फेज़, इनको डिस्कस करते हैं। G1 फेज़ पोस्ट माइटोटिक फेज़ कहलाता है, और इसको गैप 1 भी कहते हैं, फर्स्ट गैप फेज़ कहते हैं, फर्स्ट ग्रोथ फेज़ कहते हैं। इसमें क्या करता है, सेल ग्रो करता है ट्वाइस टू इट्स ओरिजिनल साइज़, अपने ओरिजिनल साइज़ से 2 गुना बढ़ जाता है अपने साइज़ में। इसमें एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है, और स्पेसिफिक एंजाइम्स जो हैं वो बनते हैं। अब ये स्पेसिफिक एंजाइम्स क्या हैं, G1 के बाद हमें पता है कि S फेज़ ने नेक्स्ट आना है, तो S फेज़ के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, और डीएनए की रेप्लिकेशन में हम एंजाइम्स को स्टडी करते हैं। उसमें एंजाइम्स बहुत अहम रोल अदा करते हैं, जिसमें हेलिकेज आ जाता है, डीएनए पॉलीमरेज आ जाता है, प्राइमेज आ जाता है। तो इस तरह के एंजाइम्स G1 के अंदर फॉर्म होते हैं। उसके बाद डीएनए बेस यूनिट्स हैं, ये भी G1 फेज़ के अंदर चूँकि डीएनए ने आगे रेप्लिकेशन करनी है, तो अपने बेस यूनिट्स G1 फेज़ के अंदर एक्यूमुलेट करता है। उसके बाद इसमें 30 to 50% सेल का जो टोटल एक्टिविटीज़ हैं वो G1 फेज़ के अंदर होती हैं। G0 फेज़, G1 फेज़ के बाद
कुछ सेल्स हमारी बॉडी के जी नॉट फेज़ में चले जाते हैं और कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कभी भी जी नॉट फेज़ में नहीं जाते। अब ये जी नॉट फेज़ क्या है? जी नॉट फेज़ वो फेज़ है जहाँ पे सेल स्टॉप कर देता है डिवाइड करना। हमारी बॉडी के कुछ सेल्स इस तरह हैं जो कि परमानेंटली जी नॉट फेज़ में चले जाते हैं और स्टॉप कर देते हैं डिवाइड करना। कुछ ऐसे हैं जो कुछ अरसा के लिए जाते हैं और दोबारा से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी जी नॉट फेज़ के अंदर नहीं जाते। जो परमानेंटली जाते हैं उसमें नर्व सेल्स की एग्जांपल डिस्कस की जा सकती है। जो कुछ अरसा के लिए जाते हैं उसमें हमारे लिवर सेल्स आ जाते हैं, और जो बिल्कुल भी जी नॉट फेज़ के अंदर नहीं जाते वो एपिथेलियल सेल्स होते हैं। एपिथेलियल सेल्स हमारी स्किन के सेल्स होते हैं। ये ग्रेजुअली जो है वो डिवाइड करते रहते हैं, लेकिन कभी भी स्टॉप नहीं करते डिवाइड करना। देन एस फेज़ आ जाती है। एस फेज़ स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस फेज़। सिंथेसिस इसमें किसकी होनी है? डीएनए की। डीएनए रेप्लिकेट करना है, चूँकि सेल ने आगे डिवाइड करना है और उसने पास करना है अपना जेनेटिक मटेरियल और ख़ुद भी रखना है, इसलिए यहाँ पे डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट करता है क्रोमोसोम्स। और इसके बाद जो सेंट्रोसोम है, जो सेंट्रियोल्स की हमने बात की थी जिन्होंने स्पिंडल बनाना है, वो भी इसी फेज़ के अंदर डुप्लीकेट करती हैं। इसमें 35 to 40% ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ सेल साइकिल एस फेज़ के अंदर होती हैं। G2 फेज़ की बात करें तो ये प्री माइटोटिक फेज़ है। इसको हम गैप 2 भी कहते हैं, सेकंड ग्रोथ फेज़ भी कहते हैं, सेकंड गैप फेज़ भी कहते हैं। सेल इसमें भी ग्रो करता है अपने साइज़ में, जैसे G1 फेज़ में किया था। अब इसमें क्या है कि एनर्जी स्टोरेज होनी चाहिए फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट के लिए। माइटोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम्स जो हैं वो मूव करते हैं इन सेल, तो उस मूवमेंट के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है क्रोमोसोम्स को। तो क्रोमोसोम्स जो एनर्जी स्टोर करते हैं वो G2 फेज़ के अंदर करते हैं। देन माइटोटिक स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं। अब ये प्रोटीन्स कौन सी हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि स्पिंडल एपरेटस बनाती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो ट्यूबुलेंट प्रोटीन की बनी होती हैं। तो इस तरह की जो प्रोटीन्स हैं वो माइटोसिस में जो ज़रूरी होती हैं वो G2 फेज़ के अंदर फॉर्म होती हैं। देन RNA एंड माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स हैं, वो सिंथेसाइज होते हैं इन G2 फेज़, और इसमें 10 to 20% एक्टिविटीज़ होती हैं सेल साइकिल की। देन हमारे पास माइटोटिक फेज़ जो कि डिवीजन फेज़ है, इंटरफेज़ के बाद वो माइटोसिस होती है। माइटोसिस इक्वेटोरियल डिवीजन है। इसमें क्या है कि जो पेरेंट सेल है उसमें सपोज़ ह्यूमन के केस की अगर बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वही 46 क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में भी पास होते हैं, कम नहीं होते। ठीक है, इसीलिए इक्वेटोरियल डिवीजन है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है क्रोमोसोम्स की बिटवीन पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल्स। माइटोसिस को जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया था वो था वेल्डर फ्लेमिंग, और इसने देखा था डिवाइडिंग सेल्स के अंदर न्यूक्लियस का बिहेवियर। न्यूक्लियस कुछ चेंजेस अपने अंदर ला रहा था और उन प्रोसेसेस को वेल्डर फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया था? माइटोसिस का। ये एक्चुअल न्यूक्लियर डिवीजन है और ऑक्यूपाई करती है 5 to 10% ऑफ सेल साइकिल। हमने जब इंटरफेस की जनरल डिस्कशन की थी तो वहाँ पे हमने कहा था कि 90% एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंटरफेस में होंगी और बाकी इट्स मीन रिमेनिंग जो है 10% वो माइटोसिस में होंगी, जिसमें डिवीजन आ जाती है। माइटोसिस अगर ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सोमैटिक सेल्स अंडरगो माइटोसिस। अब हमने देखना है कि माइटोसिस एम फेज़ जो है उसमें या तो माइटोसिस का प्रोसेस होगा या मियोसिस का प्रोसेस होगा। कब माइटोसिस होगी और कब मियोसिस होगी? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइटोसिस अकर ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में ही डिस्पर्स होता है और वहाँ पे स्पिंडल की फॉर्मेशन नहीं होती, जबकि माइटोसिस के अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन होनी होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। और इस वजह से जो प्रोकैरियोट्स हैं वो एक सिंपल प्रोसेस करते हैं जिसको बाइनरी फिशन कहते हैं, जो डायग्राम में भी शो किया गया है। फर्स्ट पेरेंट सेल है, इसमें न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। देन पॉइंट नंबर 2 पे डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है, दो न्यूक्लियस बना रहे हैं। साइटोप्लाज्म डिवाइड जब कर रहा है, पर्पल कलर में आप देख रहे हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, पिंच कर रहा है इनवर्डली,
और फोर्थ पॉइंट पे 2 डॉटर सेल्स हमारे पास आ चुके हैं। ये हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर होता है, इसीलिए उसके अंदर माइटोसिस होती है क्योंकि वहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन होनी होती है। देन सोमैटिक सेल्स की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के 2 टाइप ऑफ सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म लाइन सेल्स। जो सोमैटिक सेल्स हैं वो हमारी बॉडी के सेल्स बनाते हैं। अब बॉडी के सेल्स में हमारे पास जो स्टेम सेल्स हैं वो फर्दर आगे डिवाइड करते हैं। आगे हम अगर देखें तो सोमैटिक सेल्स डिप्लॉयड हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब ये स्टेम सेल्स आगे स्केलेटल मसल सेल्स बना रहे हैं, ऑल अदर सेल्स, न्यूरॉन सेल्स, फैट सेल्स, ऑर्गन एंड टिश्यू सेल्स, ब्लड सेल्स, ये सारे के सारे सोमैटिक सेल्स हैं। जर्म लाइन सेल्स कौन से हैं? ये वो हैं जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं। इन द केस ऑफ मेल टेस्टिस एंड इन द केस ऑफ फीमेल ओवरीज। ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं वो जर्म लाइन सेल्स कहलाते हैं और इनके सेल्स मियोसिस करते हैं, ना कि माइटोसिस। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स करते हैं और मियोसिस के केस में ये फर्दर 4 सेल्स बनाएंगे। नेक्स्ट सेल साइकिल हम एम फेज़ पढ़ रहे हैं। एम फेज़ में माइटोसिस को डिस्कस करते हैं। माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। माइटोसिस में जो सेल है वो 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड करता है और दोनों के सेल्स जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है एज वर इन द पेरेंट सेल। फेजेस ऑफ माइटोसिस, तो हमारी कन्वीनियंस के लिए इसको 2 फेजेस में करेक्टराइज कर दिया गया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस की डिवीजन है एंड साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म की डिवीजन है। कैरियोकाइनेसिस फॉर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है और इसमें न्यूक्लियस की डिवीजन को जब हम स्टडी करेंगे तो इसमें 4 फेजेस आएंगी, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसमें एक प्रोमेटाफेज ऐड की गई है क्योंकि ये हायर लेवल की बुक्स के अंदर ये टर्म दी गई है, इसीलिए हम इसको आगे फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। ये डायग्राम में शो किया गया है जो न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है इंटरफेस से लेकर टीलोफेज तक, और ये 2 ऊपर वाली जो डायग्राम है वो फॉर एनिमल्स है और नीचे वाली जो डायग्राम है वो फॉर प्लांट्स है। देन स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस आती है। प्रोफेज की बात करें तो प्रोफेज जो है वो फर्स्ट फेज़ है और लॉन्गेस्ट फेज़ है माइटोटिक सेल डिवीजन के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर एनवेलप जो सेल का होता है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। जैसे डायग्राम में शो किया गया है, न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियर एनवेलप, ये दोनों प्रोफेज के अंदर डिसअपियर हो जाएंगे। जो क्रोमेटिन मटेरियल होगा वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या है और क्रोमोसोम क्या है? नीचे वाली डायग्राम में अगर आप देखें तो क्रोमेटिन मटेरियल शो किया गया है। ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और प्रोटीन्स को मिलाकर क्रोमेटिन जो है वो बनता है, ठीक है। और जब प्रोफेज के अंदर या माइटोटिक फेजेस जब स्टार्ट होती हैं तो ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। और ये क्रोमोसोम ओनली दैट टाइम अपीयर होंगे जब न्यूक्लियस या सेल डिवाइड करेगा, अदरवाइज ये क्रोमेटिन की ही शक्ल में मौजूद होता है सेल के अंदर इन नॉर्मल कंडीशन। देन क्रोमेटिन कंडेंस किया और क्रोमोसोम बना देता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज करती हैं सेंट्रियूल से। हमने पढ़ा था एस फेज़ के अंदर कि सेंट्रियूल डुप्लीकेट करेंगी। अब ये सेंट्रियूल्स क्या किस काम के लिए यूज़ हो रही हैं? जो एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियूल्स होती हैं उसे माइटोटिक स्पिंडल अराइज होती है। अब ये माइटोटिक स्पिंडल क्या है इसको हम फर्दर देखते हैं। द सेंट्रियूल पेयर मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड रीच ऑपोजिट पोल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज। डुप्लीकेट हमने पढ़ लिया कि वो सेंट्रियूल्स डुप्लीकेट कहाँ पे करते हैं? एस फेज़ के अंदर। और जब अब डुप्लीकेट जब किए तो एक एनिमल सेल के अंदर 2 सेंट्रोसोम्स मौजूद होंगे। अब वो दोनों ऑपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन या प्रोफेज और स्पिंडल फाइबर अराइज करते हैं। डिवीजन यहाँ पे दिखाई गई है ऑफ सेंट्रियूल्स की। प्रोसेस के बिगिनिंग में क्या होगा? अगर आप इसे डायग्रामेटिकली देखें तो G1 फेज़ के अंदर सेंट्रियूल था और देन इनिशिएशन ऑफ डुप्लीकेशन हुई। एस फेज़ के अंदर उसकी डुप्लीकेशन हो गई। G2 फेज़ के अंदर 2 सेंट्रोसोम्स बन गए और एम फेज़ के अंदर वो डिवाइड या सेपरेट हो जाएंगे और 2 पोल्स पे चले जाएंगे और वहाँ से स्पिंडल्स राइज होनी शुरू हो जाएंगी।
और प्लांट्स के केस में न्यूक्लियस जो है, हमें पता है कि प्लांट के अंदर जो मिडल पोर्शन जिसने ऑक्यूपाई किया होता है वो एक बड़ा सारा वैक्यूल होता है, इसलिए डिवीजन के टाइम जो न्यूक्लियस है उसको सेंटर में होना ज़रूरी है, इसलिए डिवीजन के टाइम न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाता है टू द सेंटर। देन माइटोटिक एपरेटस हमने डिस्कस किया था। जो सेंट्रीयूल्स होती हैं वो सर्टेन टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अपने अंदर से निकालती हैं। उसमें 3 टाइप्स हैं, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन सी हैं? जो कि आउटवर्ड साइड टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन अराइज होंगी, उसको एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। जो इनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सेल होंगी उनको हम पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब जैसे डायग्राम में भी दिखाया गया, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स लाइट इन कलर एंड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स आर डार्क इन कलर, ग्रीन कलर। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स इसलिए काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाई जाती हैं क्योंकि ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर रीजन के साथ अटैच कर जाती हैं। इसका मतलब कि जो क्रोमोसोम है उसने अटैच कहाँ पे करना है? काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल के साथ। और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स अपने साथ क्रोमोसोम अटैच नहीं कराती, ये दोनों आपस में मर्ज कर जाती हैं, दोनों साइड्स की जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी। उसके बाद प्रो मेटाफेज के अंदर क्या कहते हैं कि जब प्रो फेज के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक करती है तो ये प्रो मेटाफेज को अराइज करती है और एनेबल करती है माइटोटिक स्पिंडल को कि वो आपस में कि वो क्रोमोसोम के साथ इंटरेक्ट करे। प्रोफेज़ के अंदर क्रोमोसोम के साथ इंटरेक्शन नहीं होती। प्रोफेज़ में सिर्फ जो हमने चीज़ें डिस्कस की वही स्टेप्स होंगे, और जो इंटरेक्शन क्रोमोसोम के साथ है स्पिंडल की, वो प्रो मेटाफेज़ के अंदर होगी। देन मेटाफेज़ के अंदर क्या होता है कि जब स्पिंडल के साथ क्रोमोसोम अटैच कर जाते हैं तो वो एट द इक्वेटर अटैचमेंट अलाइनमेंट होने लग पड़ती है क्रोमोसोम्स की मेटाफेज के अंदर, जैसे नीचे डायग्राम में भी शो किया गया है। यहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम क्लियर कर लेते हैं कि बिफोर रेप्लिकेशन सिंगल क्रोमाटिड था, ठीक है। आफ्टर रेप्लिकेशन क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर गया और 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स हमारे पास बन गए और ये मेटाफेज में अलाइन किए हुए हैं इन द सेंटर। उसके बाद एनाफेज में क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं वो अपने अपने पोल की तरफ सेपरेट होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि जो स्पिंडल है वो शॉर्ट होने लग पड़ती है, और इस तरह से जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। देन टीलोफेज़ है। टीलोफेज़ में जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो अराइव कर जाते हैं ऑन देयर ऑपोजिट पोल्स, और इसमें जो माइटोटिक स्पिंडल थी वो डिसेंबल होने लग पड़ती है, और जो न्यूक्लियर एनवेलप है और न्यूक्लियोलाई है वो रीअपीयर होना शुरू हो जाता है, रीसिंथेसाइज होना शुरू हो जाता है, और दरमियान से मिडल से जो सेल है वो पिंच होना शुरू हो जाता है इनवर्डली ताकि वो सेपरेट हो सके। देन साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस इज़ द फाइनल फेज ऑफ सेल डिवीजन, और इसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म की डिवीजन एनिमल सेल्स के अंदर और प्लांट सेल्स के अंदर डिफरेंट है। एनिमल सेल्स के अंदर ये क्लीवेज के प्रोसेस के थ्रू होता है और एक कंट्रेक्टाइल बेल्ट बनती है इन द सेंटर, और वो कंट्रेक्टाइल बेल्ट जो है कंट्रेक्टाइल रिंग बना देती है ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। अब ये रिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और एक फ़रो बनाएगी। फ़रो अगर आम अल्फाज में कहें तो इसको हम दरार कहते हैं। तो जब ये बनना शुरू हो जाएगी तो वहाँ से क्लीवेज फ़रो बनेगा, एक ग्रूव बनेगा, और वहाँ से साइटोप्लाज्म पिंच होना शुरू हो जाएगा, इनवर्ड सेल मेम्ब्रेन पिंच होना शुरू हो जाएगी, और यूँ सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगा इनटू 2। देन प्लांट सेल्स के अंदर गोल्जी एपरेटस होता है, वो वेसिकल्स रिलीज़ करता है और वो प्लांट सेल के मिडल में आके एकमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क बना देते हैं जिसको हम सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। ये सेल प्लेट ग्रो करती है आउटवर्ड और फ्यूज़ कर जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और उसके बाद ये सेल वॉल के साथ फ्यूज़ करेगी और 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देगी। देन सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है? फॉलोइंग आर द ओकेजन्स इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर माइटोसिस हैपन: डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में, रिपेयर प्रोसेसेस में, सेल रिप्लेसमेंट में, रीजनरेशन में,
जब डेवलपमेंट होती है ज़ाइगोट की, तब भी हमारे पास माइटोसिस क्लीवेज के प्रोसेस में हो रही होती है, किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही होती है, वहाँ पे भी माइटोसिस होती है। रिपेयर प्रोसेसेस, जब इंजरी हो तब रिपेयर प्रोसेसेस में भी माइटोसिस रोल प्ले करती है। सेल रिप्लेसमेंट, इसमें स्टारफिश की हम एग्जांपल ले सकते हैं। उसकी जब आर्म कट हो जाती है तो वो रीजनरेट कर लेती है अपनी आर्म को, और वो इन द केस ऑफ माइटोसिस ही उसको रीजनरेट करती है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेस जो है वो भी माइटोसिस ही है। एरर्स अगर अकर हो जाएं इन माइटोसिस तो वो लीड करते हैं टू कैंसर। अब ये कैंसर जो है जीन कंट्रोल करता है सेल्स की माइटोसिस को। अगर जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए तो कैंसर कॉज हो सकता है, और ये कैंसर बेनाइन भी हो सकता है और मेलिग्नेंट भी हो सकता है। देन सेकंड इज़ मियोसिस। मियोसिस हमने कहा था कि उन सेल्स के अंदर होगी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होंगे। ये रिडक्शन डिवीजन है। इसमें सेल जो है वो 20 हमने डिस्कस की थी एग्जांपल ह्यूमन के केस की, तो 46 क्रोमोसोम्स थे ह्यूमन के पेरेंट सेल में। तो इन द केस ऑफ मियोसिस, जब मियोसिस होगी सेल्स में तो वो 46 जो हैं वो 23 के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। मतलब मियोसिस में हमने एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स जनरेट होंगे, तो 46 क्रोमोसोम्स आगे डिवाइड हो जाएंगे 23 क्रोमोसोम्स इनटू ईच 4 सेल। ओके, और ये बेस है ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वर्ड ग्रीक वर्ड है, उसमें मियोसिस उसमें से निकला है, और जिसका मतलब है टू मेक स्मॉलर, क्योंकि इसमें रिडक्शन होती है। इसको ऑस्कर हर्टविग ने जो है डिस्कवर किया था। और मियोसिस स्पेशलाइज सेल्स में होती है टेस्टिस एंड ओवरीज के अंदर। ये इसकी सारी डिटेल है। डेफिनेशन क्या है? मियोसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल डिप्लॉयड सेल डिवाइड ट्वाइस। अब इसमें सिंगल डिप्लॉयड सेल ने 2 दफ़ा डिवीजन करनी है। माइटोसिस में सिर्फ 1 दफ़ा डिवीजन हुई थी, मियोसिस में ये डिवीजन 2 टाइम्स होगी, इसीलिए वो मेंटेन हो जाएगा क्रोमोसोम का नंबर। टू जनरेट 4 हैप्लॉयड सेल्स, ठीक है। इसमें इंटरफेस होगी मियोसिस 1, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस की वही फेजेस आ जाएंगी। देन मियोसिस 2 होगी, और उसमें मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस के साथ ये एंड हो जाती है। मियोसिस 1 की अगर बात करें तो ये इसमें सबसे पहले जैसे माइटोसिस में हमने प्रिपरेटरी फेज़ पढ़ी थी, इंटरफेज़, इसी तरह मियोसिस 1 के अंदर भी प्रिपरेटरी फेज़ इंटरफेज़ होती है, और ये फर्दर डिवाइड की गई है G1 में, एस फेज़ में एंड G2 फेज़ में। और ये इनके अंदर होने वाले सारे प्रोसेसेस वही होते हैं जो माइटोसिस के केस में होते हैं। इंटरफेस के बाद देन मियोसिस 1 होती है और मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 1 हम पढ़ेंगे। मियोसिस 1 के अंदर जो मेजर रोल है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का है, जिसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। होमोलोगस क्रोमोसोम को हम फर्दर भी डिस्कस करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम इन अ डिप्लॉयड सेल सेपरेट एंड सो 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। और आगे इसकी स्टेप्स बताए हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, इसको हम फर्दर स्टडी करते हैं। Karyokinesis of meiosis 1 is subdivided into prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. ओके, अब प्रोफेज़ 1 की अगर हम बात करें तो ये लॉन्गेस्ट फेज़ है और डिफ़र करती है, डिफरेंस है इसके मियोसिस 1 के प्रोफेज़ में और माइटोसिस के प्रोफेज़ में। कैसे? क्योंकि ये फर्दर लॉन्गर है और इसमें फर्दर डिवीजन है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचेटीन, डिप्लोटीन, डायकिनेसिस, और इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं वो हम आगे डिटेल से स्टडी करते हैं। आपको इस डायग्राम में भी शो किए गए हैं। उससे पहले कि हम उसके स्टेजेस को डिस्कस करें, हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ऊपर वाली डायग्राम में अगर आप देखें तो होमोलोगस क्रोमोसोम में हमें पता है कि क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं और जीन्स के अंदर अलील्स होते हैं, ठीक है। जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं जिनको अलील्स कहते हैं। अल्फ़ाबेटिकली ये बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, इसीलिए इनको यूँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। डायग्रामेटिकली देखेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जो क्रोमाटिड है, फर्स्ट क्रोमाटिड एंड सेकंड क्रोमाटिड, उसके ऊपर ए है, कैपिटल ए, नीचे कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। ये जाहिर करता है कि ऊपर ए सेम जीन्स हैं, बी भी सेम जीन्स हैं, लेकिन अलील्स उसके डिफरेंट हैं, ठीक है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में ए
ए और बी है एक क्रोमाटिड के ऊपर और दूसरे क्रोमाटिड के ऊपर सी और डी है। दूसरा क्रोमाटिड शो नहीं कर रहा ए और बी जीन्स को, इसलिए ये दोनों आपस में डिफरेंट जीन्स रखते हैं, इसलिए ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। और पहले वाले जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं क्योंकि उनके ऊपर सेम जीन्स हैं लेकिन डिफरेंट अलील्स हो सकते हैं। अब थर्ड केस आता है कि सेम जीन्स और सेम अलील्स, तो वो सिस्टर क्रोमाटिड्स बना देगा। सिस्टर क्रोमाटिड्स के केस में ए के साथ कैपिटल ए और कैपिटल बी के साथ कैपिटल बी ही है और ये सिस्टर क्रोमाटिड्स बना रहे हैं। नीचे वाली डायग्राम में अगर आप आएँ तो होमोलोगस क्रोमोसोम ये इधर वाली साइड में जो पिंक और ब्लू दिया गया है ये बिफोर रेप्लिकेशन है। मियोसिस 1 के इंटरफेज में एस फेज से पहले जो है ये दिखाया गया है इस तरह के होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे और उसके बाद एस फेज के बाद ये सिस्टर क्रोमाटिड्स बना देंगे। अब सिस्टर क्रोमाटिड्स पिंक वाले आपस में एक दूसरे के सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, लेकिन पिंक और ब्लू आपस में नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। और जो आगे क्रॉसिंग ओवर का एक प्रोसेस आएगा वहाँ पे ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स में सेगमेंट एक्सचेंज होंगे जीन्स के, ठीक है, और वहाँ पे वेरिएशन आएगी। लेप्टोटीन फोल्डिंग ऑफ क्रोमाटिन मटेरियल होती है, क्रोमोसोम बिकम विजिबल, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज करता है और होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट गेटिंग क्लोजर। यहाँ पे वही प्रोसेसेस हैं जो माइटोसिस में हुए थे, बस यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपस में आना शुरू हो जाएंगे एक दूसरे के क्लोज। जाइगोटीन के अंदर द होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप कर लेते हैं ईच अदर और एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम साइनेप्सिस कहते हैं, और यहाँ पे ये बाइवेलेंट और टेट्राड बनाते हैं। पेचिटीन के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आए होते हैं और पेयर बनाया होता है वो क्रॉस ओवर करते हैं। क्रॉस ओवर करने से ये अपने सेगमेंट्स जो हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के दरमियान एक्सचेंज करते हैं और यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन आती है और रिकम्बिनेंट्स बनते हैं। डिप्लोटीन के अंदर जो क्याज़मेटा फॉर्मेशन हुई थी, क्याज़मेटा फॉर्मेशन वो सर्टेन पॉइंट होता है जहाँ पे सेगमेंट्स दोनों ने अटैच किए होते हैं दोनों नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के। डिप्लोटीन में वो क्याज़मेटा जो है वो अलग होता है, सेपरेट होता है, लेकिन जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट नहीं होंगे, बल्कि उसके जो पेयर बना हुआ था जो क्याज़मेटा फॉर्मेशन हुई थी वो सेपरेशन होगी। डायकिनेसिस के अंदर वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाती है क्याज़मेटा फॉर्मेशन और क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन पेयर फिर भी वो आपस में एक दूसरे के क्लोज ही रहता है, न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर हो जाते हैं। देन इसमें डायग्रामेटिकली दिखाया गया है होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे का पेयर अब बना लिया, पेयर ने देन क्याज़मा फॉर्मेशन की बाइवेलेंट बनाया और रिकम्बिनेंट क्रोमोटिड्स के अंदर उसने डीएनए एक्सचेंज कर लिया, पर्पल ने ब्लू के साथ, ब्लू ने पर्पल के साथ। नीचे सारी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन के अंदर जो जो चीज़ें हुई थी, क्रॉसिंग ओवर हुई थी पेचिटीन के अंदर, वो सब कुछ शो किया गया है। मेटाफेज 1 के अंदर क्या होता है, अलाइनमेंट होती है ऑन द इक्वेटर, काइनेटोकोर होमोलोगस के साथ, होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ अटैच करती है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, और अलाइनमेंट ऑन द सेंटर मेटाफेज 1 के अंदर हो जाती है। एनाफेज 1 के अंदर क्या है कि जो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो सेपरेट करते हैं, जो पेयर बनाया हुआ था वो पेयरिंग एना फेज़ के अंदर ख़त्म होती है, लेकिन जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं वो इट्स सेल्फ सिस्टर क्रोमाटिड्स डिवाइड नहीं करते। सिस्टर क्रोमाटिड्स की डिवीजन नेक्स्ट मियोसिस 2 के अंदर होगी। टीलोफेज 1 है, देन टीलोफेज 1 के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिवर्स प्रोसेस है प्रोफेज 1 का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें रीऑर्गेनाइज होगी, ठीक है, और न्यूक्लियोलाइड रीअपीयर होंगे और यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस्ड फॉर्म में ही रहते हैं, डीकंडेंस नहीं होते, क्रोमाटिन नहीं बनता क्योंकि आगे इसने एक और डिवीजन फेस करनी होती है, दैट इज़ मियोसिस 2। फिर इसके बाद यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होती है और सेल 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, जो हमारे पास ऑन द बिगिनिंग 1 पेरेंट सेल था। यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस में जो 2 सेल्स रिज़ल्ट हुए हैं उनमें जो नंबर है वो रिड्यूस हो चुका होता है क्रोमोसोम का। जैसे
46 क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर इन ह्यूमन केस थे, तो वो यहाँ पे वो 23 हो गए होते हैं, ठीक है। ये रिडक्शन फेज़ है। और अगली जो फेज़ है मियोसिस 2, वो इक्वेटोरियल डिवीजन, जिस तरह से माइटोसिस है, माइटोसिस के अंदर सेम पेरेंट सेल रहे थे डॉटर सेल्स के अंदर, और अब ये जो 23 हैं वही 4 डॉटर सेल्स के अंदर जाएंगे। 23 नंबर हम ह्यूमन के केस में एग्जाम्पल जो है वो स्टडी कर रहे हैं। इट इज़ एक्चुअली इक्वेटोरियल डिवीजन जस्ट लाइक द माइटोसिस। आफ्टर टीलोफेज 1 2 डॉटर सेल्स एक्सपीरियंस स्मॉल इंटरकाइनेसिस। अब इसमें इंटरकाइनेसिस होती है मियोसिस 1 के बाद, लेकिन ये इंटरकाइनेसिस में एस फेज़ जो है नहीं होती। एस फेज़ किस लिए इम्पॉर्टेंट थी? रेप्लिकेशन के लिए। अगर यहाँ रेप्लिकेशन हो गई तो वो तो दोबारा से नंबर इंक्रीज़ हो गया क्रोमोसोम का, लेकिन चूंकि क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज़ नहीं करना, तो इसलिए यहाँ पे एस फेज़ जो है नहीं होगी अक्कर। और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि G2 फेज़ भी अक्कर नहीं होती है। आगे ये फर्दर डिवाइड की गई है प्रोफेज़ 2, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2 एंड टेलोफेज़ 2। इसको आगे हम स्टडी करते हैं। प्रोफेज़ 2 के अंदर बताते हैं कि द क्रोमोसोम कंडेंस होता है और माइटोटिक एपरेटस फॉर्मेशन होती है। माइटोटिक एपरेटस में स्पिंडल फॉर्मेशन होगी, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर होता है, न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर होता है। मेटाफेज़ 2 के अंदर इक्वेटर पे अलाइनमेंट होगी, जैसे कि डायग्राम में भी शो किया गया है मेटाफेज़ 2 देखें तो। उसके बाद एनाफेज़ 2 के अंदर द इंडिविजुअल सिस्टर क्रोमेटिड आर पुल्ड अपार्ट। मियोसिस 1 की एनाफेज़ 1 के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे। अब मियोसिस 2 की एनाफेज़ 2 के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं एज वर इन द माइटोसिस। देन एनाफेज़ में सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने अपने पोल की तरफ चले जाएंगे। टीलोफेज़ के अंदर अनकॉइलिंग हो जाएगी क्रोमोसोम की इनटू क्रोमेटिन, और न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म होनी शुरू हो जाती है। क्लेवेज होगी इन द केस ऑफ एनिमल सेल, और सेल वॉल फॉर्मेशन होगी इन द केस ऑफ प्लांट सेल। ये साइटोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं। और इवेंचुअली हमारे पास 4 डॉटर सेल्स आ जाएंगे विद हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये ओवरऑल दिखाया गया है मियोसिस का प्रोसेस। इंटरफेज़ है प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 एंड टीलोफेज़ 1। देन मियोसिस के बारे में, जो टीलोफेज़ के अंदर टीलोफेज़ 1 के अंदर हमारे पास 2 सेल्स आए थे, वो देन आगे फर्दर डिवाइड करेंगे मियोसिस 2। मियोसिस 2 में प्रोफेज़ 2, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2, टीलोफेज़ 2 एंड 4 डॉटर सेल्स एंड पे हमारे पास आ जाएंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या है? मेंटेन करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑर्गेनिज्म, और प्रोडक्शन होती है ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन। जब सेगमेंट्स आपस में एक दूसरे को पैचेटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस में जब सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं जीन्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान, वहाँ पे वेरिएशंस आती हैं। एरर्स क्या हैं? अगर नॉन डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम होगी, सेपरेशन सही से नहीं होगी, तो ये लीड करेगी क्रोमोसोमल एबिरेशन में, और वो एक अलग टॉपिक है क्रोमोसोमल एबिरेशन का, जिसमें टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, क्लिनफेंटर सिंड्रोम हो सकता है, और इस तरह के और सिंड्रोम्स हैं, डाउन सिंड्रोम है फर्दर। देन चेक पॉइंट्स हैं। चेक पॉइंट्स क्या रोल प्ले करते हैं सेल साइकिल के अंदर? वो एबनॉर्मेलिटीज़ जो सेल में हो सकती हैं, सपोज एनाफेज़ के अंदर या कहीं और, क्रोमेटिड सही से अटैच नहीं हुआ स्पिंडल के साथ, या फिर सेपरेशन सही से नहीं हुई, तो उस चीज़ को रोकने के लिए, उस एबनॉर्मेलिटी को रोकने के लिए चेक पॉइंट्स हमारे सेल के अंदर होते हैं, और ये चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल G1 फेज़ के अंदर होता है, देन G2 फेज़ के अंदर एंड M फेज़ के अंदर। डायग्रामेटिकली अगर देखें तो नीचे वाले डायग्राम में मेटाफेज़ चेक पॉइंट है, जो कि G1 चेक पॉइंट है जो कि न्यूट्रिएंट्स को चेक करता है, ग्रोथ फैक्टर्स को, डीएनए डैमेज को। G2 के अंदर चेक करता है सेल साइज़ को, डीएनए रेप्लिकेशन को। मेटाफेज़ चेक पॉइंट क्रोमोसोम स्पिंडल अटैचमेंट। लेंथ ऑफ फेजेस क्या हैं? वेरिएबल करती हैं लेंथ, ड्यूरेशन ऑफ फेजेस वेरी करती है, ठीक है। ह्यूमन के केस में ओवरऑल जो सेल साइकिल है वो 24 आवर्स का होता है, और इसके बाद अगर यीस्ट सेल की बात करें तो उसमें ओवरऑल सेल साइकिल 90 मिनट्स का होता है।
कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं। द कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन रिप्रोडक्शन, हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड्स में कि कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है रिप्रोडक्शन। अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसकी लाइफ भी नेक्स्ट कॉन्टीन्यू नहीं हो पाएगी। उसके बाद द स्पिंडल फाइबर यूनाइट विद विच स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ अटैच करती है, एस्ट्रल के साथ या काइनेटोकोर के साथ। हमने पढ़ा था काइनेटोकोर के साथ, तो ये इसका आंसर बी है। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल आर फॉर्म, स्पिंडल जो है एपरेटस वो कौन से फेज में बनता है, दैट इज इन द प्रोफेज। इन अ सोमेटिक सेल साइकिल DNA synthesis take place in S phase. इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज़ प्रिपेयरिंग एंजाइम्स फॉर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन से पहले क्रोमोसोम के लिए एंजाइम्स बनने हैं और वो एस फेज से पहले G1 फेज होती है। व्हेन पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम चेंज देयर मटेरियल विद ईच अदर इन सेल साइकिल, दिस इवेंट इज़ कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। के अंदर वो अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं। Meiosis II performs separation of sex chromosome, synthesis of DNA and centromere, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ क्रोमाटिड्स। तो मियोसिस 2 के अंदर सेपरेशन ऑफ क्रोमाटिड्स होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन मियोसिस 1 के अंदर होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं, तो वो हमने पढ़ा कि गैमेट्स जब बनते हैं, 4 सेल्स जब बनते हैं तो वो हैप्लॉइड नंबर होता है। कैसमेटा डिजोल्व होता है डायकिनेसिस के अंदर। और विच ऑफ द फॉलोइंग stage of cells division is very different for animal and plant cell, and that is cytokinesis। cytokinesis में जो डिवीजन है वो डिफरेंट होती है प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर। So this was all about our topic, cell cycle. Thank you so much.